नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ट्यूब प्लेटफॉर्म द जीएस फाउंडर पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। आज से मैं ये क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और इन क्लासेस में पहले हम लोग जो भूगोल है हमारा विषय उसको कंप्लीट करेंगे। और ये भी जान लीजिए 12वीं क्लास 12th क्लास जो है ना, 12th क्लास जो है, तो इसके जो मेन 3 विषय हैं, सबसे पहले हम लोग इसको ही कवर करने वाले हैं। और शुरुआत में आपको जियोग्राफी है ना, हिस्ट्री की क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक, तो डेली में जो है लगभग 30 से 40 मिनट की या 1 घंटे के आसपास की वीडियोस लेकर के आऊँगा और रिकॉर्डेड क्लास होंगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल देखिएगा। और जो भी मैं कंटेंट लेके आऊँगा यह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो आपकी पहली किताब है भूगोल की, जो आपकी पहली किताब है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसी से हम लोग चीज़ों को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें भूगोल के बारे में जानते हैं, समझते हैं और बूझते हैं। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हम लोग वाइट बोर्ड से ही चीज़ों को पहले समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। पढ़ने वाले के लिए डिजिटल बोर्ड क्या और वाइट बोर्ड क्या। खैर, तो मानव भूगोल के जो मूलभूत सिद्धांत नामक यह किताब है, वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग ये भी जानिएगा कि 12th में आपकी 2 किताबें हैं भूगोल की, 12वीं में आपकी 2 किताबें हैं। एक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और जो दूसरी किताब है उसका नाम है भारत अर्थव्यवस्था और लोग। भारत अर्थव्यवस्था और लोग, या भारत लोक अर्थव्यवस्था। ठीक, भारत अर्थव्यवस्था और लोग। तो ये 2 किताबें जो हैं आपको पढ़नी है। ये पहली किताब है और ये दूसरी किताब है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसी किताब को शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग भूगोल के बारे में जान लें, समझ लें, पढ़ लें, ताकि आपको आसानी हो। तो ये 2 किताबों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे चीज़ों का, तब तो और भी बढ़िया है ना, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। खैर, तो आइए चलते हैं। तो देखिए बेटा, भूगोल में भी जो भूगोल एक विषय है, भूगोल जो ये विषय है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक को हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल। और दूसरे को हम लोग जो है मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। अब दोनों में पढ़ना क्या होता है ना भाई? नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन दोनों में पढ़ना क्या होता है। तो देखिए बेटा, जो भौतिक भूगोल है यह बेसिकली
पृथ्वी पे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे आपका पृथ्वी को इसमें शामिल कर लीजिए, है ना, पृथ्वी, हवा, पानी, वन, पर्वत, है ना, समुद्र, मृदा या मिट्टी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और आप लोगों ने भौतिक भूगोल जो है ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। कौन सी क्लास में पढ़ा होगा? 11th क्लास में पढ़ा होगा, तभी पास करके आप 12वीं में आए हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग भौतिक भूगोल में रखते हैं, अंग्रेजी में इसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। वहीं जो मानव भूगोल है, नाम से ही स्पष्ट है, नाम में ही लग गया है क्या? मानव। तो जितनी भी क्रियाकलाप मानव अपने सर्वाइवल के लिए इस धरती पे करता है, जितनी भी क्रियाकलाप करता है, ठीक, उसको हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत रख देंगे। जितने भी क्रियाकलाप मानवों द्वारा धरती पे सर्वाइवल के लिए या अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, उन सभी को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? मानव भूगोल के अंतर्गत रखा जाएगा। अब दूसरी चीज़ है, इसे आपको 12th क्लास में पढ़ना है, यानी जो हम लोग अभी शुरू करेंगे, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन। इतने से समझ में आ जाएगा ना। जो नोट्स होते हैं ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब आइए आगे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो मुझे बार बार थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको कि अरे सर बार बार लिखना मिटाना। साथ में आप भी लिखते हुए चलिए, और जहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आएगी कमेंट करिएगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा या कर लिया करूँगा। ठीक, तो ये आपकी कुछ बेसिक सी बातें हो गई, किससे रिलेटेड? मानव भूगोल से रिलेटेड। अब आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वह है कि भूगोल का जो पिता कहलाता है ना, भूगोल का जो पिता कहा जाता है, जिसने भूगोल को खोजा, जिसने भूगोल विषय बनाया। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ बनाता है तो अल्टीमेटली हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसका फादर, उस वस्तु का फादर कहते हैं या जनक कहते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा ये चीज़ कि जैसे हिस्ट्री के जो फादर हैं वो हेरोडोटस हैं, है ना। सोशियोलॉजी के जो फादर हैं अगस्ट कॉम्टे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों ने विषयों के जो फादर हैं या जो जनक हैं उनका नाम जरूर सुना होगा। तो उसी प्रकार से जो भूगोल विषय के फादर माने जाते हैं, भूगोल के, आगे मैं बताऊंगा भौतिक भूगोल के फादर अलग हैं, मानव भूगोल के फादर अलग हैं। खैर, तो भूगोल का पिता जिसे कहा जाता है उसका नाम बेटा है एरिस्टोस्थनीज। क्या नाम है? क्या नाम है? एराटोस्थनीज। तो एराटोस्थनीज को जो है भूगोल का फादर कंसिडर किया जाता है, भूगोल का फादर माना जाता है। ठीक, साथ में हिकैटियस को भी, किसको? हिकैटियस को भी भूगोल का फादर माना जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा, सर एक विषय के दो फादर कैसे हो सकते हैं, है ना।
सुनील शेट्टी वाली एक मूवी है ना, जिसमें वो लड़का कहता है मेरे दो दो पापा, मेरे दो दो पापा, मतलब वो बोलता है मेरे दो दो बाप। बाप बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए दो दो पापा। देखी होगी आप लोगों ने वो मूवी, जिसमें सुनील शेट्टी का डबल रोल है। तो यहाँ पे भी आप लोग बोल सकते हैं कि भूगोल के दो पिता हैं। हिकैटियस को क्यों बोला जाता है? हिकैटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों बोला जाता है? तो हिकैटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसने भूगोल का सुस्पष्ट वर्णन किया। भूगोल का सुस्पष्ट, है ना, भूगोल का सुस्पष्ट वर्णन किया। क्या किया? भूगोल का ठीक तरीके से वर्णन किया। ठीक तरीके से वर्णन किया। ठीक, एरिस्टोस्थनीज ने शुरुआत की, भूगोल की एक तरीके से शुरुआत की, लेकिन उसमें जो कमियां थी, जो गलतियां थी, उसे सुधारने का प्रयास हिकैटियस ने किया था। तो एरिस्टोस्थनीज ने शुरू किया, लेकिन जो गलतियां थी उसको सुधारा किसने? हिकैटियस ने। उसका ठीक तरीके से वर्णन किया, चीज़ों को स्पष्ट क्लियरली बताने का थोड़ा सा प्रयास किया। ठीक, तो ये आपका हिकैटियस और एरिस्टोस्थनीज से रिलेटेड दो बातें हो गई। अब आगे हम लोग आते हैं मानव भूगोल के ऊपर। तो मानव भूगोल के जो जनक माने जाते हैं, कौन? मानव भूगोल के जो जनक माने जाते हैं, इसमें दो व्यक्तियों का नाम सुप्रीम है। ठीक, मानव भूगोल के जो पिता हैं, मानव भूगोल के जो पिता माने जाते हैं, तो मानव भूगोल के जो पिता माने जाते हैं, इसमें दो व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक फ्रेडरिक रैटजेल। कौन? फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल और दूसरे आपके कार्ल रिचर। कहीं कहीं चा की जगह ट देखने को मिल जाता है। तो इन दो व्यक्तियों को मानव भूगोल का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। और जिसमें से जो ये आपके फ्रेडरिक रैटजेल हैं, इनका मानव भूगोल में अत्यधिक योगदान माना जाता है। ये है बेसिकली जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन भूगोलवेत्ता। जो जर्मन लोग थे आज के 200-300 साल पहले, वह भूगोल की दुनिया में, खासकर मानव भूगोल की दुनिया में अच्छा खासा काम करके गए हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो मानव भूगोल का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को। कार्ल रिचर भी याद रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कार्ल रिचर नहीं है, लेकिन होता है ना कि एक व्यक्ति का नाम थोड़ा सा सुप्रीम हो जाता है, थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो फ्रेडरिक रैटजेल को मेन मान करके चलिएगा, मुख्य रूप से उनको मान करके चलिएगा। अब मानव भूगोल के अंतर्गत क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया है, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहें और लिखना चाहते हैं इसमें, तो आप लिख सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत दुनिया, लोगों, संस्कृतियों, दुनिया, लोगों, संस्कृतियों, समुदायों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत लोगों, संस्कृतियों, समुदायों
समुदायों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ से आते हैं? तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता है। ठीक, जर्मन भूगोलवेत्ता है। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो इसको याद रखिएगा। ठीक, एंथ्रोपोजियोग्राफी कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है। ठीक, बात समझ में आई? तो इसे याद रखना है आपको। अब आगे जो है मानव भूगोल मैंने आपको बता दिया। आगे याद रखिएगा कि जो भौतिक भूगोल के फादर, खासकर जो मॉडर्न भौतिक भूगोल है उसके फादर जो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भी आपके जर्मनी से ही बिलोंग करते थे। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी कॉस्मॉस, बहुत ही फेमस किताब है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई जो किताब है कॉस्मॉस काफ़ी फेमस है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इसे आपको याद रखना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये अभी इंट्रो है, समझ लीजिए क्लास का। ये इंट्रो है, असली खेला कल से शुरू हो जाएगा। मैं पीछे थोड़ा सा बिजी चल रहा था क्योंकि हमारे फादर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसीलिए हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लग रहे थे। तो इसी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। मैंने डाला तो था इस पे यूट्यूब पे, लेकिन मैं क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं ले पा रहा था। आइए आगे देख लेते हैं। आइए, तो भौतिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? मानव भूगोल बता दिया हूँ। भौतिक भूगोल के जो फादर हैं, के जनक जो हैं कौन हैं? अलेक्जेंडर। अब नाम भी देवनागरी में लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कई बार। अलेक्जेंडर, मैं नोट्स रखता हूँ अपने पास में। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो इनको भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था कॉस्मॉस। कॉस्मॉस का मतलब होता है बेसिकली अंतरिक्ष से रिलेटेड, आउटर स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए शब्द है कॉस्मॉस। ठीक, तो ये कुछ बातें जो हैं वह आपकी किससे रिलेटेड? भौतिक भूगोल से रिलेटेड और मानव भूगोल से रिलेटेड हो गई। अब कल से कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी चीज़, इस पूरे चैप्टर में जो पहला चैप्टर होगा, इस पूरे चैप्टर में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वह 3 चीज़ें हैं आपका संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। इनफैक्ट इसको आप रिवर्स कर दीजिए, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। ये 3 चीज़ें या ये 3 विचारधाराओं के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद, पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद और नियो डिटर्मिनिज्म यानी नौ निश्चयवाद। इन 3 विचारधाराओं के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आगे और जानने के लिए और समझने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखूँगा। कुछ बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर्स को समझना, जानना प्रारंभ करेंगे। और ये नहीं कि एक दिन में एक चैप्टर उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ाना नहीं है।
एक चैप्टर को हम लोग लगभग 5 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा होता है और कई सारी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ उसमें होती है, तो एक एक करके उसको हम लोग समझेंगे। तो पूरे चैप्टर को 5 से 6 लेक्चर में डिवाइड करके, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15, तो ऐसे हम लोग डिवाइड करके चीज़ों को समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की क्लास के लिए मैं आपसे मिलूँगा कल। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास एंड हैव ए ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।